Yes, student, today our topic is cancer biology, oncology. कैंसर का मीन हम सबको पता है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैंसर होता है, जिसमें सेल डिवीजन होता है अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल मैनर में, जिसमें सेल साइकिल पर नो रेगुलेशन, तो वो लीड करता है कैंसर। तो हम पढ़ रहे हैं कि एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ, उसको आप बोलते हो कैंसर, राइट। मल्टी स्टेप जेनेटिक डिजीज इन्वॉल्व म्यूटेशन इन की रेगुलेटरी जीन। ये देखना, इसको समझते हैं। की रेगुलेटरी जीन जो सेल साइकिल को जो जीन रेगुलेट कर रहे थे, सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को जो जीन रेगुलेट कर रहे हैं, उनमें होगा म्यूटेशन, और उनमें अगर म्यूटेशन होगा तो सेल साइकिल पे रेगुलेशन नहीं होगा, सेल साइकिल पे रेगुलेशन नहीं होगा, देन इट लीड्स कैंसर। कैंसर के कई कोज हो सकते हैं, कई पॉजिटिव एजेंट है कैंसर के, जैसे कोई केमिकल्स कैंसर को कोज कर रहा है तो उन केमिकल्स को आप बोलते हो कार्सिनोजन। यूवी रेडिएशन भी कैंसर कोज करती है। कई तरह के जो जीन्स है जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो भी कैंसर को कोज करते हैं, और कई तरह के वायरस कैंसर को कोज करते हैं, जिनको हम डिटेल तक स्टडी करने वाले हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसर के हॉलमार्क क्या क्या है, कि एक कैंसर सेल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, सस्टेन्ड कंटिन्यूसली उनको सिग्नल मिलता रहेगा प्रोलिफरेशन का, डिवीजन का, क्योंकि कैंसर सेल क्या करती है, कैंसर सेल खुद ग्रोथ फैक्टर को सिक्रेट करती है, और उन ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर भी उनके खुद के पास होते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली सस्टेनेबल मैनर में सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है कैंसर सेल। इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर, इसको मतलब, इसका मतलब समझते हैं, इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर। हमारी जो सेल्स में ग्रोथ सप्रेसर होते हैं जो सेल डिवीजन को रोकते हैं, लेकिन जब सेल कैंसरस हो जाती है तो वो उसको इवेड करती है, नेग्लेक्ट करती है, ठीक है। रेजिस्टिंग सेल डेथ, अपोप्टोसिस, कैंसरस सेल में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लॉस कर देती है, अपोप्टोसिस की, क्योंकि हम सबको पता है कि जो नॉर्मल सेल है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद में डाई होती है अपोप्टोसिस मैकेनिज्म से, लेकिन कैंसर सेल रेजिस्ट हो जाती है अपोप्टोसिस से। अनएबलिंग रेप्लिकेटिव इमोर्टिलिटी, अनेबल हो जाती है सेल, योग्य हो जाती है, इमोर्टल हो जाती है। इमोर्टल का मतलब लाइफ स्पैन जिसका इमोर्टल है, जो डाई नहीं होती है। टीलोमरेज एक्टिवेशन, ये समझो, टीलोमरेज, टीलोमरेज एक एंजाइम जो हम सब देखते हैं कि जो डीएनए के एंड पार्ट का रेप्लिकेशन करता है, टीलोमरेज। डीएनए के एंड पार्ट का रेप्लिकेशन करा जाता है टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा। जो नॉर्मल सेल्स होती है उनमें टीलोमरेज एंजाइम नहीं मिलता। टीलोमरेज एंजाइम नहीं मिलने के कारण वो सेल कुछ ही टाइम तक डिवाइड करती है, उसके बाद में तुम्हारी वो सेल डाई हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल में टीलोमरेज एंजाइम के कारण डीएनए का एंड पार्ट बार बार में रेप्लिकेट होता रहेगा, और वो सेल इमोर्टल होकर कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी। कौन सा एंजाइम बताया मैंने, टीलोमरेज, जो कौन से वाले पार्ट को रेप्लिकेट कर रहा है, एंड पार्ट को। नॉर्मल सेल में टीलोमरेज हमको देखने को मिलेगा, जिस सेल में टीलोमरेज है उसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, इमोर्टेलिटी की। इमोर्टेलिटी की मतलब डाई नहीं होने की, और वो सेल कंटिन्यूसली क्या करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी। इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, मैं आपको बता रही हूँ कैंसर सेल की प्रॉपर्टी, सस्टेनेबल, बार बार में डिवाइड करने की, प्रोलिफरेट करने की, ग्रोथ सप्रेसर को इवेड करने की, मतलब ग्रोथ सप्रेसर से जो इनहिबिट ना हो, ये प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल में। रेजिस्ट होती है अपोप्टोसिस से, डाई नहीं होगी, इमोर्टल होती है। टीलोमरेज एंजाइम का इनमें एक्टिवेशन हो जाता है। टीलोमरेज एंजाइम आपको एक तो कैंसर सेल में एक्टिवेटेड मिलता है और एक स्टेम सेल्स में, ठीक है। और जिनमें टीलोमरेज एंजाइम एक्टिवेटेड हो गया उन सेल में प्रॉपर्टी होगी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की। इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, इस बात को समझो कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये वाली प्रॉपर्टी, सपोज ये कैंसर सेल का एक ग्रुप बना, राइट। अब कैंसर सेल का जब ये ग्रुप बना तो इस कैंसर सेल को भी चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई, ठीक है। कैंसर सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, जिसे ऑक्सीजन से करेगा क्या, जो इसमें ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, जिससे कैंसर सेल को क्या मिले, एटीपी, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी सप्लाई चाहिए कैंसर सेल को। लेकिन अब क्या होता है कि जब कैंसर सेल का एक ट्यूमर बन जाता है तो अंदर वाली सेल तक पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो ये कैंसर सेल सिक्रेट करती है कुछ ग्रोथ फैक्टर, और उन ग्रोथ फैक्टर के कारण यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उनका नंबर, उनमें ग्रोथ होने लगती है, उसको आप बोलते हो एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब, एंजियोजेनेसिस का मतलब किसमें, किसका, किसकी ग्रोथ, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ। ब्लड वेसल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जो कौन सिक्रेट कर रहा है, कैंसर सेल। कैंसर सेल को क्या बेनिफिट है, जिससे कैंसर सेल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है। कौन सा ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करती है कैंसर सेल, वीईजीएफ। वीईजीएफ का मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी वाली सेल से बनी होती है, एंडोथेलियल। तो एक होल मार्क है कैंसर सेल का कि कैंसर सेल सिक्रेट करती है वीईजीएफ। एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल है, कौन वीईजीएफ का ज्यादा सिक्रेशन करेंगे, डेफिनेटली कैंसर सेल। एंजियोजेनेसिस का मीन समझ गए, एंजियोजेनेसिस का मीन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स,
क्लियर। एक्टिवेशन आप कैंसर सेल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप कैंसर सेल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब समझो, इन्वेजन और मेटास्टेसिस का मतलब समझो। सपोज ये आपकी एक सेल का ग्रुप था, नॉर्मल सेल का ग्रुप था। जब ये नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल सेल है, तो ये अपनी प्लेस पर फिक्स है। लेकिन अगर इसमें कैंसरस प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर कोई मानो कि कोई इसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाता है, तो इस म्यूटेशन के कारण इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कैंसरस। अब ये सेल इन्वेट करने लगेगी, दूसरी प्लेस पर जाने लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी ले आएगी, इन्वेजन की। और इसको आप क्या बोलते हो, मेटास्टेसिस का मतलब एक सेल का अलग अलग प्लेसेस पर स्प्रेड होना, उसको आप बोलते हो मेटास्टेसिस, जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टेसिस के कारण ही कैंसर सेल अलग अलग प्लेस पर स्प्रेड होता है। ऑटोक्राइन ग्रोथ सिग्नलिंग, ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी। ऑटोक्राइन ग्रोथ सिग्नलिंग का मतलब ये कैंसर सेल खुद ग्रोथ फैक्टर को सिक्रेट करे और इनके रिसेप्टर इनके खुद के पास हो, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है ऑटोक्राइन ग्रोथ सिग्नलिंग। ये प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की। इसी के कारण कैंसर सेल को कॉन्टिन्यूसली सस्टेनेबल सिग्नलिंग मिलती रहती है ग्रोथ की, प्रोलिफरेशन की, और वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। तो मैंने आपको कैंसर सेल की प्रॉपर्टी बताई, चलो हम रिकॉल करते हैं। सस्टेनेबल प्रोलिफरेशन, कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेशन, टीलोमरेज एक्टिविटी की एक्टिवेशन। टीलोमरेज एंजाइम आपको नॉर्मल सेल्स में नहीं मिलता, कौन सी वाली सेल्स में मिलता है, स्टेम सेल्स में। और अगर सेल कैंसरस हो जाती है, उसमें टीलोमरेज करता क्या, एंड पार्ट का, डीएनए के एंड पार्ट का रेप्लिकेशन करता है, जिससे आपकी जो डीएनए है उसका साइज हमेशा मेंटेन रहता है। तो मेंटेन रहने के कारण सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगी। और बोलो, कैंसर सेल इसको सिक्रेट करती है वीईजीएफ। वीईजीएफ एक ग्रोथ फैक्टर है जिसके कारण ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ता है। क्यों बढ़ा रही है कैंसर सेल ब्लड वेसल्स का नंबर, जिसके कारण उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई हो। इस प्रोसेस को आप बोलते हो एंजियोजेनेसिस। और कैंसर सेल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इन्वेजन की और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब कैंसर सेल का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्प्रेड होना। ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन का मतलब खुद ग्रोथ फैक्टर को सिक्रेट करिए, और ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर भी खुद के पास है कैंसर सेल के पास, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। तो ये मैंने आपको कैंसर सेल्स की हॉलमार्क बताया। यस, आप दो तरह के कैंसर पढ़ते हो, एक होता है बिनाइन, दो तरह की ट्यूमर होती है, दो तरह की ट्यूमर जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन के कारण बनती है। ट्यूमर दो टाइप्स के ट्यूमर, एक होती है ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब एक नॉर्मल स्किन वॉट, ठीक है, जैसे हमें कई बार हो जाता है ना नॉर्मल सा स्किन वॉट, ऐसे बोलते हैं इसको ट्यूमर हो गया, लेकिन वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो नॉर्मल जो होता है वो अपनी प्लेस पर फिक्स रहते हैं, नॉन इन्वेजिव का मतलब स्प्रेड नहीं होता। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इन्वेजिव एंड मेटास्टैटिक, राइट। तो इनमें से दोनों में कौन सी कैटेगरी को आप कैंसर मानोगे, मैलिग्नेंट। ऐसे बोलते हैं ना इस ट्यूमर में मैलिग्नेंसी प्रॉपर्टी, इसका मतलब वो ट्यूमर कैंसरस है, स्प्रेड होगा वो वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, ये देखो कैंसर कौन सी सेल्स में है, उसके बेस पर कैंसर्स के नाम दिए गए हैं, कौन सी सेल्स का कैंसर है। जैसे कार्सिनोमा, पहले एक और देखना, जितने भी कैंसर है ना उनमें ओमा लग रहा है। कार्सिनोमा ये कौन सा वाला कैंसर, एपिथेलियल सेल। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट में एपिथेलियल सेल, प्रोस्टेट कोरेक्टल में एपिथेलियल सेल पाई जाती है, और एपिथेलियल सेल के वाले कैंसर को आप क्या बोलते हो, कार्सिनोमा। सार्कोमा का मतलब, सार्कोमा एक वर्ड आया था सार्कोमियर, जो मसल्स में मिलते हैं। तो मसल्स वाला, मसल्स का मतलब कनेक्टिव टिश्यूज होती है मसल्स, तो कनेक्टिव टिश्यू बोन या मसल्स के कैंसर को आप क्या बोलोगे, सार्कोमा। ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ल्यूकेमिया ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स मतलब ब्लड वाली जो सेल्स, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स क्या होती है, बोन मैरो। आरबीसी को डिवाइड नहीं करती है, आरबीसी डिवाइड होती है स्टेम सेल से, और स्टेम सेल कहां मिलती है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो का जो कैंसर होगा, अब बोन मैरो में कैंसर हो जाएगा, मतलब बोन मैरो वाली सेल्स में कैंसर होगा, तो ब्लड सेल्स का नंबर ज्यादा होगा। हर सेल्स का नंबर एक रेगुलेटेड मैनर में चाहिए हमको। अगर ब्लड सेल्स, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में कैंसर होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ल्यूकेमिया। लिम्फोमा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, लेकिन इनका नंबर भी हमको एक रेगुलेटेड, एक कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए। अगर इनका नंबर बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे, कौन सा वाला कैंसर, लिम्फोमा। माइलोमा प्लाज्मा सेल्स का कैंसर, उसको बोलोगे आप माइलोमा। ग्लियोमा ग्लियल सेल्स का कैंसर, ग्लियल ब्रेन में पाई जाती है ग्लियल सेल, उसका कैंसर, उसका ग्लियोमा। टाटो टाटो टेराटो सॉरी टेराटो कार्सिनोमा, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट। टेराटो कार्सिनोमा जो जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स जो स्पर्म और एग वाली जो सेल्स है, उनका जो कैंसर होगा उसका क्या बोलते हैं आप, टेराटोमा कार्सिनोमा। इसलिए पूछा गया था लेटेस्ट ईयर्स में, तो इसको ध्यान रखना। चलो फिर से रिकॉल करते हैं हम। कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, सार्कोमा कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और बोन का, ठीक है। ब्लड फॉर्मिंग सेल्स के कैंसर को ल्यूकेमिया, मसल सेल्स का सार्कोमिया, एपिथेलियल सेल का कार्सिनोमा, याद है।
और ये क्या था, टेराटोकार्सिनोमा, जर्म सेल्स का कैंसर। तो आप ये याद रखना। कैंसर की स्टेजेस ये देखते हम, जैसे ऐसे जब किसी पर्सन को ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंसी होती है उस ट्यूमर में, तो ऐसे बोलते हैं स्टेज 0 का, स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, 3 का, तो इस स्टेजेस को हम समझते हैं। स्टेज 0 में जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा का मतलब एपिथेलियल, जैसे आप कोई भी मानो जो ट्यूमर है वो इन्वेजन नहीं शो करेगी। स्टेज 1 थोड़ा सा ट्यूमर दिखेगा, स्टेज 0 में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, स्टेज 1 में स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर, स्टेज 2 में उस ट्यूमर का साइज लार्ज हो जाएगा विद नियर बाय लिम्फ नोड, और वो उनकी जो सेल्स है वो आपको कहां दिखने लगेगी, लिम्फ नोड में। स्टेज 3 में एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे हमारे ये जो नेक के पास में ये होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, तो होता है ना लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स मिलती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाली जो सेल्स मिलती है। अगर लिम्फ नोड में कैंसर सेल्स, जैसे स्टेज 2 और स्टेज 3 का जब कैंसर होता है, तो वो जो कैंसर सेल्स है हमको कहाँ दिखने लगती है, लिम्फ नोड्स में। और स्टेज 3 में एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेज 4 में मेटास्टेसिस। तो 3rd और 4th वाला जो कैंसर होता है वो उसमें मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, मतलब कैंसर सेल का स्प्रेड देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा एक डेंजरस सिचुएशन होती है। देखो ऐसे जब टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, जैसे एक ट्यूमर की जब जांच होती है तो टीएनएम सिस्टम में रिपोर्ट्स आती है। टी का मतलब टी ऐसे लिखा T1, ऐसे T1 T2, तो टी बताता है साइज को, एन बताता है लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को। अगर लिखा है TN0 तो तुम समझ जाना कि अभी सेल्स हमारी कहां पे नहीं है, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। एम का मतलब मेटास्टेसिस, जिसकी दो है, M0 है और M1। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस, और M1 लिखा है रिपोर्ट में तो वो शो कर रही है मेटास्टेसिस। अगर T1 लिखा है तो इसका मतलब ट्यूमर का साइज अभी स्मॉल है। क्लियर? तो ये सब चीजें। नाउ अभी मैंने आपको बताया कोजेज ऑफ कैंसर, जिसमें आपने जाना या तो कोई केमिकल्स हो सकते हैं कैंसर की पॉजिटिव एजेंट, जिसको आप बोलते हो कार्सिनोजन। यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको इस लिस्ट में वायरस के नेम है, और जिन वायरस के कारण कैंसर होता है तो उन वायरस को आप बोलते हो ओन्कोजेनिक वायरस। इसमें आप दो कैटेगरी पढ़ोगे, एक डीएनए ओन्कोजेनिक वायरस और एक आरएनए। डीएनए ओन्कोजेनिक वायरस का मतलब जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल, जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको आप बोलोगे डीएनए ओन्कोजेनिक, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनको आप बोलोगे आरएनए ओन्कोजेनिक वायरस। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, इसको हम देखते हैं, लर्निंग बेस्ड है। डीएनए ओन्कोजेनिक वायरस, फर्स्ट आप पढ़ रहे हो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, सारे हेपेटाइटिस वायरस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हेपेटाइटिस बी में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ये याद रखना। हेपेटाइटिस का मतलब लिया गया लीवर से, जो लीवर को इफेक्ट करते हैं। आई एम सेइंग ऑल हेपेटाइटिस वायरस हैव आरएनए एक्सेप्ट बी। हेपेटाइटिस बी में कौन सा वाला जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। कौन सा वाला कैंसर कोज करता है, लीवर कैंसर। कौन सा वाला जीन है इसमें, HBX, राइट। हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस ये भी एक डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस है, हर्पीज वायरस, जिसको आप HHV8 से इंडिकेट कर रहे हो। और कौन सा वाला कैंसर कोज करता है, कपोसी सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब बता सकते हो दीपक, सार्कोमा कहाँ का कैंसर, मसल्स का। तो ये हर्पीज वायरस कौन सा वाला कैंसर कोज कर रहा है, कपोसी सार्कोमा। लर्न करना पड़ेगा ये। SV40 वायरस, ट्यूमर वायरस। SV40 ये भी डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस है, ये ट्यूमर करता है। इसमें एक होता है लार्ज टी एंटीजन, और P53 हम सबको पता है, P53 और RB अगर हमें नॉर्मल है, P53 और RB ट्यूमर सप्रेसर होता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल्ड रखता है। तो ये क्या करते हैं, इनको सप्रेस कर देते हैं। तो P53 अगर इनएक्टिव हो गया और RB इनएक्टिव हो गया तो आपकी सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगती है। तो SB40 क्या करता है, इसमें क्या होता है, एक लार्ज टी एंटीजन होता है जो किसको सप्रेस करता है, P53 और RB। जब तक आपकी सेल में नॉर्मल P53 और RB है, आपकी सेल कैंसरस नहीं बनती है। तो मोस्ट ऑफ जो कैंसर पॉजिटिव एजेंट है उनका जो टारगेट है वो क्या होगा, P53 और RB, जैसे कि आपने देखा टी एंटीजन का। नाउ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट, HPV, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। स्किन वॉट्स, स्किन में वॉट्स करना, और सर्वाइकल कैंसर फीमेल में कोज करना, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करता है। HPV बहुत इंपॉर्टेंट है, HPV स्किन वॉट्स और सर्वाइकल कैंसर। देखो इस HPV में तीन प्रोटीन, तीन जीन जो तीन प्रोटीन्स को बनाते हैं, इस वायरस के जीनोम के तीन पार्ट, E6,
E7 और E5, ये आपको लर्न करना है, इस पर कई बार क्वेश्चंस बने। E6 P53 का इनहिबिशन करता है, और मैंने बोला P53 जब भी कैंसर कोज होगा तो टारगेट किसको करा जाएगा? P53 को, आरबी को। तो E6 प्रोटीन किसको टारगेट कर रही है? और E6 कहां की किसकी प्रोटीन है? HPV की। किसको टारगेट कर रही है? P53। E7 और E5 PDG रिसेप्टर को। PDG रिसेप्टर ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है। अगर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ज्यादा एक्टिव हो गए तब सेल को मैसेज मिलता रहेगा ग्रोथ का। E5 ने किसको अपग्रेड किया, किसको हाई एक्टिव कर दिया? PDGF को। लर्न हो गया। HPV वायरस की 3 प्रोटीन के नाम बोलो, E5, E6 और E7। E5 का टारगेट E5, यस, E5 का टारगेट PDGF, E6 का P53, E7 RB। ये आपको एग्जाम तक लर्न नहीं रहते, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तब ही ये आपको एग्जाम तक मिलेंगे, नहीं तो सब भूल जाओगे यहाँ पर। नाउ मुझे ये लर्न हो गया, और मैं बोल रही हूँ बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एडिनोवायरस, एडिनोवायरस की 2 प्रोटीन, E1A जो आरबी को सप्रेस करती है और E1B जो P53 को सप्रेस करती है। भूलना नहीं है, ये सब लर्न होना चाहिए। यहां तक हो गया एडिनोवायरस। जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है ना, क्योंकि स्लाइड मैंने कंसाइज बिल्कुल ब्रीफ, आपके जो मेन नोट्स थे उनको ब्रीफ करके स्लाइड बनाई है। इसका मतलब स्लाइड में लिखा हुआ एवरी वर्ड आपको लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। मेन नोट से आप अगर आप स्लाइड बनाए हो तो इसका मतलब कुछ, इसके सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेन बार वायरस, ये एपिस्टेन बार वायरस ये करता है कोज बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा, लिम्फोमा का मतलब बी सेल या टी सेल का, और बर्किट लिम्फोमा में कौन सी सेल का कैंसर होता है? बी सेल का। क्या करता है एपिस्टेन बार वायरस? सी मिक को, मिक, सी मिक, मिक क्या होता है? जो आपकी सेल को बार को डिवाइड करवाता है, और जो सेल को बार बार में डिवाइड कराए, तो तुम चाहते हो सिमिक रहे हमारी सेल में, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में रहे। और बर्किट लिम्फोमा, बर्किट ये सॉरी एपिस्टेन बार वायरस सिमिक का एक्टिवेशन ज्यादा करवा देता है, जिससे सेल बार बार में क्या करने लगती है? डिवाइड। एक और कैंसर करवाता है नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। चलो हम लर्न करते हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हेपेटाइटिस बी वायरस, लीवर कैंसर, एपिस्टेन बार वायरस, बताइए। हाँ, यस यस, याद करो, एपिस्टेन बार वायरस, ये बर्किट लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल, किसका एक्टिवेशन करते हैं? सिमिक का। HPV वायरस, सर्वाइकल कैंसर, वेल नोन है ये। किस कौन कौन सी प्रोटीन्स बता रही हूं मैं? E5, E6 और E7। टारगेट लर्न हो गया। E6 का टारगेट P53, E7 का टारगेट RB और E5 का टारगेट PDG है। आपको ये लर्न करना जरूरी है। बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा का कोज अभी क्या बता रही हूं मैं आपको? एपिस्टेन बार वायरस। नाउ पहले आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था DNA ऑन्कोजेनिक वायरस, और ये है RNA ऑन्कोजेनिक वायरस। स्टूडेंट, जब भी मैं RNA वायरस की बात करती हूँ, RNA वायरस, तो RNA वायरस का जो जीनोम है वो RNA है, और उसमें 3 जीन पाए जाते हैं मेन। जब भी तुम RNA वायरस पढ़ोगे, हर RNA वायरस में आपको 3 मेन जीन मिलेंगे, गैग, पोल और ENV। और जो RNA ऑन्कोजेनिक वायरस है उसमें एक और जीन मिलता है SRC, कोई भी कार्सिनोजेनिक जीन। देखो, RNA ऑन्कोजेनिक वायरस को आप बोलते हो रेट्रोवायरस, राइट। ओल्ड रेट्रोवायरस मतलब RNA वायरस में 3 जीन आपको मिलते हैं, गैग, पोल, एन। गैग क्या बनाता है? वायरस का कैप्सिड। पोल क्या बनाता है? RNA वायरस में एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो DNA से RNA से DNA बनाए। और ये किसके द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है? पोल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, 3 जीन, गैग बना रहे कैप्सिड, पोल बना रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। इसकी मदद से ये होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट होता है। एन बनाता है, एनवलप में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो किससे बनते हैं? एन से। और कुछ रेट्रोवायरस में कौन सा वाला जीन मैं बता रही हूँ? SRC। SRC का नाम आपने सुना है। SRC हम सबके पास है, नॉर्मल SRC, जिसके कारण आपकी सेल को डिवाइड करने का मैसेज मिलता है। लेकिन अगर वायरस से अगर एक SRC आ जाता है तो आपकी सेल बन जाती है ऑन्कोजेनिक, कैंसरस। क्लियर? तो ये आपके वायरस में, रेट्रोवायरस में पाए जाने वाले जो नॉर्मल रेट्रोवायरस है, जो कैंसरस नहीं है, उसमें ये 3 जीन्स मिलेंगे। लेकिन जो कार्सिनोजेनिक वायरस है, जो ऑन्कोजेनिक वायरस है, उसमें आपको कौन सा वाला जीन? जो कोई भी जैसे SRC मिलता है। क्लियर? आप एग्जांपल बताइए कौन से वाले RNA वायरस है? ह्यूमन टी सेल्स का ल्यूकेमिया वायरस, मतलब ह्यूमन HTLC, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप फर्स्ट। ये कौन सा वाला कोज करता है? नाम से पता चल रहा है, टी सेल का लिम्फोमा। इसमें प्रोटीन पाई जाती है सेक्स, जिसके कारण आपकी सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है। नेक्स्ट, रोज सार्कोमा वायरस, RSV। रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, RSV का नाम, RSV वायरस, जिसमें
ये चिकन हैंड में चिकन में कैंसर कोज करता है। इसमें मिलता है तुमको VSRC। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? रोज सार्कोमा वायरस किसमें कोज कर रहा है ये कैंसर? चिकन में। इसमें कौन सा वाला जीन मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ? VSRC। ह्यूमन एक HIV वायरस जो ह्यूमन में पाया जाता है, HIV वायरस डायरेक्ट कैंसर कोज नहीं करता। HIV वायरस इम्यूनिटी को कम कर देता है जिससे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन मेरा टॉपिक चल रहा है रेट्रोवायरस जो कैंसर कोज करते हैं। रेट्रोवायरस में मैंने पहले मेन आपको 3 जीन बताया, गैग कोल, एंड इसके अलावा कोई ऑन्कोजेनिक वायरस भी होता है जैसे SRC, रोज सार्कोमा वायरस के नाम से आपको एक RNA वायरस है। और चिकन में ये वाला रोज सार्कोमा का मतलब कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर? तो आपको लिस्ट मिल गई DNA वायरस की और RNA वायरस की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैंसर के कॉज आप समझ रहे हैं। आपने देखा फर्स्ट स्लाइड्स में वायरसेस, ओंको वायरस जो वायरस कैंसर कोज करते हो आप उनको बोल रहे हो ओंको वायरस, जिसकी आपने 2 कैटेगरीज देखी, DNA ऑन्कोजेनिक वायरस और RNA। अब देखिए और क्या कैंसर के कोज है। इस स्लाइड को मैं तुमको समझाती हूँ। हमारे सेल्स में 2 तरह के जीन्स होते हैं। नॉर्मल सेल में 2 तरह के जीन, एक जो सेल डिवीजन को करवाते हैं, हम सबको सेल डिवीजन चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ, सेल डिवीजन को करवाएं, और एक जो सेल डिवीजन को, क्योंकि सेल डिवीजन एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, जो सेल डिवीजन को रोके और एपोप्टोसिस को करवाए। सही बोल रही हूँ? 2 कैटेगरी, एक जो सेल का नंबर बढ़ाने वाले जीन और एक सेल का नंबर कम करने वाले जीन। सेल का नंबर कम करने वाले जीन का मतलब सेल डिवीजन को रोकने वाले और एपोप्टोसिस को करवाने वाले जीन। तो ये जीन्स 2 कैटेगरी मैंने बोली, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जीन की कैटेगरी के कारण सेल का नंबर बढ़ रहा है, और वो जीन्स जो सेल का नंबर बढ़ाते हैं उनको आप बोलते हो प्रोटोऑन्कोजीन। और जो सेल का नंबर कम करे उनको बोलते हो आप ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो हम सब में नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। और इन दोनों की एक्टिविटी के कारण हम कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं। ठीक है? क्योंकि हमको कंट्रोल चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि केवल ट्यूमर सप्रेसर जीन ही एक्टिव रहे। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही एक्टिवेशन चलता रहेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी? तो आप चाहते हो कि प्रोटोन को जीन भी प्रॉपर मैनर में काम करे और ट्यूमर सप्रेसर जीन भी, और इन दोनों का बिल्कुल प्रॉपर मैनर में वर्क होकर हमारी जो सेल्स का नंबर है वो मेंटेन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। राइट? प्रोटोन को जीन जो सेल डिवीजन करवा के सेल का नंबर बढ़ाते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जो सेल डिवीजन को रोकते हैं और एपोप्टोसिस करवा के सेल का नंबर कम करते हैं। प्रोटोन को जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, पहले मैं म्यूटेशन समझाती हूँ आपको। म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन जीन्स में हुआ, और जीन में म्यूटेशन के कारण 2 तरह के इफेक्ट आ सकते हैं जीन में। या तो जीन ज्यादा काम करने लगे या जीन कम काम करने लगे म्यूटेशन के कारण। अगर म्यूटेशन के कारण जीन ज्यादा काम करने लगे तो इस म्यूटेशन को आप बोलते हो गेन फंक्शन म्यूटेशन, और अगर जीन कम काम करने लगे तो इसको बोलते हो आप लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। राइट? प्रोटोन को जीन में अगर आप गेन फंक्शन म्यूटेशन करवा दो, अगर हमारी सेल में म्यूटेशन होते हैं, अगर मानो इस पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ये ज्यादा काम करने लगेंगे तो सेल का डिवीजन ज्यादा होगा। तो प्रोटोन को जीन में अगर मैंने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा दिया तो ये अब नॉर्मल नहीं रहा। अब इसको आप प्रोटोन को जीन नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रोटोन को जीन तो किसमें था? नॉर्मल सेल में, हम सब में है। लेकिन अगर प्रोटोन को जीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, तो ये हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन का मतलब कैंसर कोज करने वाले जीन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर की बात करते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर आपने गेन फंक्शन म्यूटेशन कर दिया तो क्या होगा? मोर सेल डिवीजन, या सेल का नंबर बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन तो सेल को डिवाइड ही नहीं होने देगी नंबर। लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है स्टूडेंट, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो बताइए फिर होगा कैंसर। राइट? प्रोटोन कैंसर को, जब कैंसर कोज हो रहा है उसके 2 रीजन हो सकते हैं। प्रोटोन को जीन में गेन फंक्शन म्यूटेशन और ट्यूमर सप्रेसर में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। पूरी आपकी कैंसर बायोलॉजी बस इन 2 लाइंस पे चलती है, प्रोटोन को जीन का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और ट्यूमर सप्रेसर का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ओके, ये 3 कैटेगरी वाले जीन्स का इन्वॉल्वमेंट चलते हैं कैंसर में। प्रोटोन को जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और जीनोम मेंटेनिंग जीन। जीनोम मेंटेनिंग जीन जो डीएनए का रिपेयर करते हैं,
आप हम सब में नॉर्मल सिचुएशन में ये सब जीन्स है। बताइए प्रोटोन को जीन में कौन से म्यूटेशन पे कैंसर होगा? गेन ऑफ फंक्शन, ट्यूमर सप्रेसर, लॉस ऑफ फंक्शन, और जीनोम मेंटेनेंस जीन में लॉस ऑफ फंक्शन। क्योंकि जीनोम मेंटेनेंस जीन में अगर म्यूटेशन, अगर इन जीन में म्यूटेशन हो गया, डीएनए का रिपेयर नहीं हो पाएगा, डीएनए का रिपेयर नहीं होगा तो सेल आपकी हो सकती है कैंसरस। तो इनमें भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण आपकी सेल कैंसरस होगी। अब इन 3 कैटेगरी को आप डिटेल से पढ़ोगे, राइट। फर्स्ट कैटेगरी क्या बोल रही हूं मैं? प्रोटोन को जीन। और प्रोटोन को जीन हम सब में मिलता है। नॉर्मल फंक्शन प्रोटोन को जीन का क्या है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ाता है। अगर म्यूटेशन हुआ, कौन सा वाला म्यूटेशन? तो प्रोटोन को जीन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में, कैंसर कोज करेगा ये। डोमिनेंट म्यूटेशन, इसका मतलब समझना, ये वाली लाइन मैं आपको समझा रही हूं। सपोज मैंने कोई भी एक प्रोटोन को जीन लिया, तुम बता सकते हो कोई भी एक प्रोटोन को जीन? रेस जो आपको आरटी के सिग्नलिंग में मिलता है। रेस के कारण आपकी सेल करती है डिवीजन, राइट। तो रेस को आप कौन से, जो सेल डिवीजन कराए उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोन। तो रेस एक प्रोटोन को जीन। हम में हर जीन की 2 कॉपीज होती है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, बिकॉज वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो ये रेस की हमें 2 कॉपी। सपोज एक कॉपी में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया और एक कॉपी नॉर्मल काम कर रही है, और ये मैं सिचुएशन बना रही हूं ये वाली, इनमें दोनों कॉपी नॉर्मल है। जब दोनों कॉपी नॉर्मल है, नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन। अब इसमें आपने एक कॉपी में म्यूटेंट कर दिया, और म्यूटेशन भी कौन सा किया है? गेन ऑफ फंक्शन। बताओ कैंसर होगा या नहीं? एक में भी म्यूटेशन करवाने पर होगा, क्योंकि ये वाली कॉपी अब एक्स्ट्रा काम करने लगेगी। तो जब एक कॉपी में म्यूटेशन करवाने पर भी कैंसर हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? डोमिनेंट म्यूटेशन। केवल एक अलील सफिशिएंट, एक अलील का म्यूटेशन भी सफिशिएंट है कैंसर करवाने में। कौन से वाली जीन की बात बताई मैंने? प्रोटोन को जीन। क्लियर? एग्जाम्पल बताइए प्रोटोन को जीन का। हम सबको पता है, बहुत सारे हम पढ़ के आए। रेस, एसआरसी, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज का मतलब जैसे मैप काइनेज जो आप पढ़ते थे। HER2 का मतलब, HER2 का मतलब बता सकते हो? ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर, राइट। सही बोल रही हूं मैं? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGAF। और EGF एक ग्रोथ हार्मोन है, इसके रिसेप्टर को आप बोलते हो EGF रिसेप्टर। अगर इस रिसेप्टर में काम करने की प्रॉपर्टी ज्यादा आ जाए, ये भाई ये रिसेप्टर भी किसी ना किसी, ये रिसेप्टर भी प्रोटीन और किसी ना किसी जीन से बना है। अगर उस जीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिले, इस रिसेप्टर में एक्स्ट्रा काम करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिना लिगेंड के ये सेल को मैसेज देता रहेगा कॉन्टिन्यूसली डिवाइडेशन का। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सब एग्जांपल किसके हैं? प्रोटोन को जीन के। BCL2 को आप किसमें ऐड करोगे? BCL2 को, BCL2 जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं वो भी प्रोटोन को जीन है। और अगर BCL2 एक्स्ट्रा काम करने लगा, नो एपोप्टोसिस, और सेल हो जाएगी आपकी कैंसरस। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोन को जीन। और प्रोटोन को जीन का जो म्यूटेशन है डोमिनेंट म्यूटेशन है। प्रोटोन को जीन ऑन को जीन में कब कन्वर्ट होते हैं? तो वी आर सेइंग आफ्टर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, ट्यूमर सप्रेसर जीन। व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन? इट इनहिबिट सेल डिवीजन, ये जैसे सेल डिवीजन को इनहिबिट करे एंड प्रमोट करे अपोप्टोसिस को, राइट। क्या बोला मैंने? ट्यूमर सप्रेसर जीन के 2 काम है, सेल डिवीजन को इनहिबिट करना और एपोप्टोसिस को प्रमोट करना। इसको आप ट्यूमर सप्रेसर जीन बोल रहे हो। तो इनहिबिट करते हैं सेल साइकिल को और प्रमोट करते हैं अपोप्टोसिस को, राइट। हम सब में नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन की भी हमें 2 कॉपीज। कोई मैंने एक ट्यूमर सप्रेसर जीन दी आरबी। आरबी क्या करता था? आपकी सेल को G1 से S में ट्रिगर नहीं होने देता। इसका मतलब आरबी नहीं चाहता सेल डिवाइड करे। तो आरबी इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। फिर से आरबी की 2 कॉपीज, वी हैव 2 कॉपीज ऑफ आरबी। दोनों नॉर्मल वे में काम करिए, आपकी सेल नॉर्मल। एक और, अगर आरबी की आपने एक कॉपी में म्यूटेशन कर दिया, लेकिन आपकी दूसरी आरबी तो नॉर्मल है, एक कॉपी तो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल आरबी बनाएगी और आपके सेल को कैंसरस नहीं होने देगी। अगेन मैं आप टॉपिक को फिर से, वी हैव 2 कॉपीज ऑफ आरबी। इफ वन कॉपीज हैव म्यूटेशन, इफ वन कॉपीज इज म्यूटेंट, देन अदर कॉपी रिप्लेनिश कर देगी इसके काम को भी और आपके सेल को रखेगी नॉर्मल।
अगर इसमें भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, दोनों कॉपीज में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तब होगा कैंसर। प्रोटोऑन्कोजीन के केवल एक कॉपी में म्यूटेशन होने पर भी कैंसर हो रहा था, वहां पर आपने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करा। ट्यूमर सप्रेसर जीन की दोनों कॉपी में जब म्यूटेशन होगा तब कैंसर होगा। इस तरह के म्यूटेशन को आप बोलोगे रिसेसिव म्यूटेशन। जब दोनों, तो आपको इसमें कौन सा वाला म्यूटेशन देखने को मिलता है? रिसेसिव। मेरी बात समझ गए? आरबी, आरबी नॉर्मल, पर्सन इज नॉर्मल। नाउ कहां गया वो पेन? पेन वाला ऑप्शन कहां गया? यस, वन कॉपी इज म्यूटेंट, पर्सन विल बी कैंसरस और नॉर्मल, नॉर्मल। अब बताओ कैंसरस। तुम समझ गए होगे। P53 के केस में बताती हूँ, ये प्रोटोन को जिनके, जैसे मेरी रेस, रेस बताइए कैंसरस। रेस तो क्या था? प्रोटोन को। रेस ये आरबी ट्यूमर सप्रेसर। तो ट्यूमर सप्रेसर की जब दोनों कॉपी में म्यूटेशन होता है तब कैंसर। और रेस प्रोटोन को जिनकी अगर एक कॉपी में भी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर। तो जब एक कॉपी में म्यूटेशन से भी कैंसर हो तो डोमिनेंट म्यूटेशन, और जब दोनों कॉपी में म्यूटेशन होने पर कैंसर होता है तो उस म्यूटेशन को आप क्या बोलते हो? रिसेसिव। क्लियर? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन याद करना, P53। P53, P53 भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, लेकिन P53 की अगर एक कॉपी भी, P53 की अगर एक कॉपी भी म्यूटेंट हो जाती है तब भी हो जाता है कैंसर। उसका रीजन ये है कि जिसको मैं आप बाद में डिटेल से समझाऊंगी। क्या बोल रही हूं कि P53 की अगर एक भी कॉपी म्यूटेंट होगी कैंसर, ट्यूमर सप्रेसर होते हुए भी। लेकिन बाकी ट्यूमर सप्रेसर जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन होने पर होता है कैंसर। तो इस तरह की म्यूटेशन को आप बोलते हो रिसेसिव म्यूटेशन। 2 हिट्स रिक्वायर, मतलब दोनों कॉपी का म्यूटेशन जरूरी है। एग्जाम्पल बताइए ट्यूमर सप्रेसर जीन के। P53 रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का मतलब आरबी। आगे बढ़िए। जीनोम मेंटेनेंस जीन, क्या बोल रही हूँ? जीनोम मेंटेनेंस। आप 3 कैटेगरी पढ़ रहे थे, प्रोटोन को जिन, ट्यूमर सप्रेसर, जीनोम मेंटेनेंस जीन। और जीनोम मेंटेनेंस जीन का काम है डीएनए को रिपेयर करना, राइट? फंक्शन क्या है जीनोम मेंटेनेंस जीन का? डीएनए का रिपेयर करना और जीनोम की स्टेबिलिटी। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन क्या हो जाएंगे? आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट? और कैंसर कोज करेंगे, जैसे कि BRCA1 और BRCA2। BRCA1 और BRCA2 ये दोनों जीनोम मेंटेनेंस जीन है। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है देन इट इज ब्रेस्ट कैंसर। इनकी वजह से क्या हो रहा है? जीनोम मेंटेनेंस, इनकी वजह से क्या हो रहा है? जीनोम का मेंटेनेंस हो रहा है। अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो क्या बोल रही हूं? ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? एक और समझना PARP के बारे में। PARP, PARP जीनोम मेंटेनेंस जीन है कैंसर सेल का। PARP पोली एडीपी राइबोज पॉलीमरेज किसमें कर रहा है? ये कैंसर सेल में। कैंसर सेल में अगर PARP है तो कैंसर सेल में कोई भी एरर आएगी तो वो रिपेयर कर दी जाएगी इसके द्वारा। तो इसका मतलब जब आपकी सेल कैंसरस है तो PARP की वजह से उसका जीनोम मेंटेन रहेगा और कैंसर सेल कंटिन्यूस डिवाइड करती रहेगी। एंटी कैंसर ड्रग का टारगेट होता है PARP। अगर जैसे कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, कंप्लीट PARP जिस सेल में दिख रहा है, इसका मतलब सेल जो कैंसरस सेल है वो अपने जीनोम को मेंटेन रखेगी और कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी। ड्रग के बाद, एंटी कैंसर ड्रग से ट्रीटमेंट करने के बाद आपको PARP क्या मिलेगा? क्लीव्ड। देखना तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आएंगे PARP, क्लीव्ड PARP। अगेन PARP के बारे में क्या बता रही हूं मैं? PARP जीनोम मेंटेनेंस जीन कैंसर सेल पे जो जीनोम मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब नॉर्मल सेल्स में भी पाया जाता है लेकिन कैंसर सेल में ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण कि कैंसर सेल का जीनोम मेंटेन रखता है। आप एंटी कैंसर ड्रग का टारगेट रखोगे PARP को? डेफिनेटली यस। तो एंटी कैंसर ड्रग के ट्रीटमेंट के कारण आपको PARP क्या मिलेगा? क्लिप्ड, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
आपने तीनों जीन्स पढ़ लिए, ट्यूमर सप्रेसर, प्रोटोनकोजिन और जीनोम मेंटेनेंस जीन। नेक्स्ट, ईएमटी। ईएमटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। मैंने एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग बनाई। एपिथेलियल सेल्स, जब मैं बोलती हूँ एपिथेलियल सेल्स, तो इसका मतलब वे सेल्स जो अपनी जगह पे फिक्स होती है उनको आप बोलते हो एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में ये पार्ट होता है एपिकल, नॉर्मल एपिथेलियल सेल में बनाते हैं, और ये पार्ट होता है बेसल। इसका मतलब इस एपिथेलियल सेल में आपको क्या देखने को मिलती है? पोलरिटी। पोलरिटी है ना, एक पार्ट एपिकल और एक पार्ट बेसल, नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स में। और जब एपिथेलियल सेल नॉर्मल है तो अपनी जगह पे फिक्स है। एपिथेलियल सेल सपोज हो जाए कैंसरस, जब एपिथेलियल सेल कैंसरस हो जाती है तो नेबरिंग सेल से अटैचमेंट अपना रिमूव कर देती है। नेबरिंग सेल्स के साथ में जब अटैच है तब ये अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन अगर इसने कैंसरस प्रॉपर्टी ले ली है तो ये इनसे अटैचमेंट अपना फ्री कर देंगी और ये मेसेनकाइमल प्रॉपर्टी की हो जाएंगी। पहले कौन सी प्रॉपर्टी की थी? एपिथेलियल, तो अपनी जगह पे फिक्स थी। अब ये कौन सा ट्रांजिशन कर लेंगे? एपिथेलियल सेल से कौन सी प्रॉपर्टी ले लेंगे? मेसेनकाइमल। और मेसेनकाइमल सेल्स प्रॉपर्टी लेने के कारण ये यहां से दूसरी जगह स्प्रेड होने लगेगी, क्योंकि कैंसरस प्रॉपर्टी की हो गई। तो मैं बोल सकती हूँ कैंसरस सेल में कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? ईएमटी। ईएमटी का मतलब एपिथेलियल में से कौन सी प्रॉपर्टी ले लेती है? मेसेनकाइमल। और मेसेनकाइमल सेल जो अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहे, जो मूव करती है, उसको आप बोलती हो मेसेनकाइमल। तो कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी ले लेती है ईएमटी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखने के स्टूडेंट्स, एक जीन होता है ट्विस्ट जीन, जो आपको क्वेश्चन पेपर में पीवाईक्यूज आप जब सॉल्व करोगे तो आपको दिखता है ट्विस्ट जीन। ट्विस्ट जीन हाइपर एक्टिव हो जाता है इन सेल में जो कैंसरस होती है, और ट्विस्ट जीन की वजह से क्या कोज होता है? एएमटी। एपिथेलियल कौन सी प्रॉपर्टी ले लेती है? मेसेनकाइमल। क्लियर? एक और देखो, जब सेल आपकी एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, तो अभी मैंने बोला कि नेबरिंग सेल्स के साथ में इनका कॉन्टैक्ट है। नेबरिंग सेल्स के साथ में इन कॉन्टैक्ट होता है। एक सेल का सेल के साथ में कॉन्टैक्ट करता है डेस्मोसोम्स, आप पढ़ते थे, या अडहेर जंक्शन। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे। डेस्मोसोम सेल का सेल से इंटरेक्शन, तो यहाँ पे सेल का सेल से इंटरेक्शन करवा रहा है। और तब सेल का सेल से इंटरेक्शन होता था तो यूज करते थे आप कैडेरिन। और कौन से वाले कैडेरिन यूज करते हैं? ई कैडेरिन। जब यहाँ पर ई कैडेरिन है नॉर्मल, तो आपकी सेल इन्वेंजन नहीं दिखाएगी, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी, अपने नॉर्मल प्लेस पर रहेगी। लेकिन जब सेल ईएमटी प्रॉपर्टी ले लेती है तो ई कैडेरिन का तो डाउन रेगुलेशन होता है, ई कैडेरिन का नंबर कम होने लगता है, और एन कैडेरिन का अप रेगुलेशन। और जो सेल एन कैडेरिन शो करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी की हो जाती है? मेसेनकाइमल। राइट? तो और जब सेल ईएमटी ले लेती है तो इसकी जो पोलरिटी है, जैसे पहले तो सेल के पास एपिकल बेसल, अब इसके पास लॉस कर देती है ये अपनी पोलरिटी को और इंक्रीज करती है माइग्रेशन एंड इनवेस। तुम समझ गए? ईएमटी प्रॉपर्टी का मतलब सेल का एपिथेलियल सेल से मेसेनकाइमल प्रॉपर्टी लेना, जिसमें सेल अपनी पोलरिटी लॉस करती है। कौन सा जीन? जैसे अभी आपने देखा ट्विस्ट जीन। ई कैडेरिन्स का डाउन रेगुलेशन और एम कैडेरिन्स का एन कैडेरिन्स का अप रेगुलेशन। ईएमटी के नाम से आपको ये याद आना चाहिए। क्लियर? अभी आपने जीन में म्यूटेशन करवाए, अब आप देख रहे हैं कौन कौन से जैसे प्रोटीन्स हैं जिनमें जो कोज कर सकते हैं कैंसर। तो मॉलिक्यूलर कॉजेज ऑफ कैंसर ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अभी लास्ट क्लासेस में आपने जब सेल सिग्नलिंग पढ़ी थी, तो सेल सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, जैसे आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। और मैंने बोला था आरटीके का नाम आते ही हमको याद आता है ये सिग्नलिंग सेल को क्या देती है? ग्रोथ। इस सिग्नलिंग के कारण आपकी सेल क्या करती है? डिवाइड। और जब आप आरटीके पढ़ते थे तो आप बनाते थे आरटीके रिसेप्टर, फिर डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स, और उन सब की एक्टिविटी से आपकी सेल क्या करती थी? डिवाइड करती थी। राइट स्टूडेंट्स? ऐसा हम पढ़े हैं। तो ये आपने बनाया आरटीके और ये सब डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स, और इन सब ये सब चाहते हैं कि आपकी सेल डिवाइड करे। लेकिन इनमें से एक भी मॉलिक्यूल, इनमें से किसमें से, जैसे कि यहां से शुरुआत करती हूँ, ग्रोथ फैक्टर में अगर गेन फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, रिसेप्टर में गेन फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, या डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स में गेन फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो आपकी सेल हो गई कैंसरस। तो इन मॉलिक्यूल्स में कोई भी म्यूटेशन, कौन सा वाला? गेन फंक्शन या लॉस फंक्शन? गेन फंक्शन। तो मैंने क्या बोला? ग्रोथ फैक्टर
ग्रोथ फैक्टर अगर ओवर एक्सप्रेस हो जाए, जैसे कौन सा ग्रोथ फैक्टर, ईजीएफ, इट लीड्स कैंसर। रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, कौन सा वाला रिसेप्टर बोल रही हूं मैं, आरटीके, और कौन सा वाला म्यूटेशन करवा रही हूं मैं इनमें, गेन ऑफ फंक्शन, तो कैंसर। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रही थी, रेस या पीआई3 काइनेज, पीआई3 काइनेज याद है, पीआई3 काइनेज सेल को सर्वाइव रखता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा काम करने लगे तो आपकी सेल डाई होना बंद कर देती है, समझ रहे होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मिक फोर्जून, मिक फोर्जून हमको चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड मैनर वाले, अगर ये एक्स्ट्रा काम करने लगे तो आपकी सेल हो जाएगी कैंसरस। ओके, कौन से और कौन से प्रोटीन्स में म्यूटेशन के कारण कैंसर हो सकता है, आपने लास्ट स्लाइड में देखा, आरटीके सिग्नलिंग में म्यूटेशन के कारण कैंसर हो सकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन, जैसे सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करते थे, सीडीके, सीडीके क्या करते थे, सेल साइकिल को इनहिबिट करते थे या करवाते थे। अगर सीडीके अगर एक्स्ट्रा काम करने लगे, कैंसर, बार बार में सेल डिवाइड करेगी। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो सेल साइकिल को इनहिबिट करते थे, अगर इनमें कौन से वाले म्यूटेशन पर कैंसर होगा, लॉस ऑफ फंक्शन। फोस्फेटेस एंड टेंसिन होमोलॉग जैसे पीटीईएन, तुम बता सकते हो पीटीईएन कहां आया था, पीटीईएन पीआई3 काइनेज पाथवे में। पीटीईएन करता क्या था, पीटीईएन पीआईपी3 को पीआईपी2 में कन्वर्ट करता था। जैसे आपकी सेल में पीआईपी3 का नंबर कम हो जाएगा पीटीईएन के कारण, तो आपकी सेल डाई होगी, और वो जरूरी भी है। लेकिन अगर पीटीईएन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, पीटीसीएन को आपने इनहिबिट कर दिया, तो किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पीआईपी3 की, और पीआईपी3 की मात्रा ज्यादा होने पर आपकी सेल सर्वाइव रहेगी और वो इमोर्टल होकर कैंसर कोज करेगी। क्लियर। नेक्स्ट, और बताइए कौन से वाले जीन में म्यूटेशन होने के कारण कैंसर होगा, अपोप्टोटिक जीन। अपोप्टोटिक जीन क्या चाहते हैं, सेल का नंबर कम हो, सेल का नंबर कम चाहते हैं, और जरूरी भी है। अपोप्टोटिक जीन जो सेल का नंबर कम करवाते हैं उनको आप बोलते हो ट्यूमर सप्रेसर। और ट्यूमर सप्रेसर में कौन सा म्यूटेशन होने पर वो कैंसर होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो मैं क्या बोल रही हूं, जैसे अपोप्टोटिक जीन को आपने दो कैटेगरी में रखा था, देखो एक बार, प्रो अपोप्टोटिक वैक्स बैक बिड, वैक्स बैक चाहते थे जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर, आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स बनाते थे जिससे साइटोक्रोम सी आता था, जिसके कारण आपकी सेल डेथ, तो इसको आप बोलते थे प्रो। प्रो को बताओ आप क्या बोलोगे, प्रोटोन को जीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो एपोप्टोटिक के कारण सेल का नंबर कम, और जिसके कारण सेल का नंबर कम होता है ट्यूमर सप्रेसर। एंटी एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस को रोके, सेल का नंबर बढ़ाए, और सेल का नंबर बढ़ाने वाले को आप क्या बोलते हो, प्रोटोन को जीन। इसमें इसको तुमने बोला ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर, और इसको बोल रहे हो आप प्रोटोन को जीन। तो बताओ किसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने पर कैंसर होगा, प्रोटोन, इनमें लॉस ऑफ फंक्शन और इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने पर कैंसर। इन दोनों का अगर बैलेंस रहेगा नॉर्मल, तो आपकी जो सेल है वो नॉर्मल वे से ग्रो करेगी। रैस का म्यूटेशन, ये समझते हैं रैस म्यूटेशन। रैस म्यूटेशन पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, रैस एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन थी, रैस पहले जीडीपी से बाइंड रहती थी, फिर रेस जीटीपी से, और जब रेस जीटीपी से बाइंड होती थी तो आपके सेल को मैसेज मिलता था डिवाइड का, अगेन इसमें कन्वर्ट होती थी, और इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम ग्वानिन एक्शन फैक्टर करता था, और रेस जीटीपी को इसमें कन्वर्ट करने का काम गैप करता था। अब सुनना मेरी बात, क्या क्वेश्चन है, जीईएफ अगर सस्टेनेबल मैनर में काम करता रहा तो क्या होगा, रेस जीडीपी कॉन्टिन्यूसली जीटीपी में कन्वर्ट होगी कैंसर। अगर गैप का इनएक्टिवेशन हो गया तो कैंसर, जीएफ का ओवर एक्टिवेशन हो गया तो कैंसर। तुम समझ गए, इससे रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़िए। मिक, और मैं बोल रही हूँ मिक, सी मिक, मिक जून फोर्स जून मिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक फोर्स जून क्या होते हैं, मिक फोर्स जून की स्टोरी सुनो। मिक फोर्स जून ये हम सबको चाहिए, क्योंकि ये तीनों है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आपकी सेल को मैसेज देते हैं सेल डिवाइड का, डिवीजन का, लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए। अगर इनका एक्स्ट्रा एक्टिवेशन हो जाएगा तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने के कारण एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा डिवीजन, और इट लीड्स कैंसर। जैसे कि
देखिए किस वाली केस में, बर्किट लिम्फोमा वाले केस में क्या था, एक तो बर्किट लिम्फोमा का कोज आपने देखा था, कौन सा वाला वायरस, एपिस्टेन बार वायरस, एपिस्टेन बार वायरस से बर्किट लिम्फोमा हो रहा था। और एक और बर्किट लिम्फोमा का कोज कौन से वाले क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन, 8 और 14, समझना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बर्किट लिम्फोमा के दो पॉजिटिव, एपिस्टेन बार वायरस और एक क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन कौन सा क्रोमोसोम बता रहे हो, क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14, और बताना कौन कौन से जीन्स किस पर है, सी मिक वाला जीन 8 पर और IGH वाला जीन 14 पर। और मैं आपको समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा का दो पॉजिटिव एज या तो कोई वायरस और या क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन। वी आर टेकिंग क्रोमोसोम नंबर 8 जिस पर है सी मिक का जीन और क्रोमोसोम नंबर 14 IGH का जीन। सी मिक का जो प्रमोटर है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए, वीक, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो गया इसका तो सी मिक का नंबर बढ़ सकता है। लेकिन क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के कारण IGH का ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है, IGH के स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के, समझ गए। सी मिक का प्रमोटर इज वीक, IGH का प्रमोटर इज स्ट्रॉन्ग। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के कारण क्रोमोसोमल 8 और 14 के बीच में ट्रांसलोकेशन हो गया, जिसके कारण सी मिक किसके कंट्रोल में आ जाता है, IGH स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के कांटेक्ट में आने के कारण सी मिक का जो नंबर है वो होगा हाई, और जिसके कारण सी मिक का नंबर अगर हाई हो गया तो इसके कारण जो कैंसर होगा दैट इज बर्किट लिम्फोमा। क्लियर स्टूडेंट, बर्किट लिम्फोमा क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14। तो ये आपकी इसमें और मेंशन कर लेना, क्रोमोसोम नंबर 8 और 14, 8 पर था सीमिक जीन और 14 पे था IGH, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन, इसको समझते हैं। BCR ABL, तुमने अभी जब हम पढ़ रहे थे सेल सिग्नलिंग तो ABL नाम आया था। ABL क्या था, साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज, और इस काइनेज के कारण आपकी सेल क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। देख रहे स्क्रीन पर BCR ABL, उससे पहले आपने अभी क्या पढ़ा था, सीमिक और IGH, और ये टॉपिक कौन सा है, BCR ABL। यहां पर भी ट्रांसलोकेशन देखोगे। ABL क्या है, एक साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज, जिसके कारण क्या होता है, सेल डिविजन। हम सब में ABL है लेकिन नॉर्मल फंक्शन वाला। क्रोमोसोम नंबर किस पर, कौन सा वाला जीन था, क्रोमोसोम नंबर 9 पर ABL का जीन, क्रोमोसोम नंबर 9 पर है ABL का जीन, और क्रोमोसोम नंबर 22 जिसका साइज छोटा होता है उसके पास में है BCR जीन। जब क्रोमोसोम नंबर 9 पर ABL है और क्रोमोसोम नंबर 22 पर BCR है, देन नो कैंसर। लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में हो गया ट्रांसलोकेशन, और ABL पार्टनर बन जाए किसका, BCR का। ठीक है, अब ABL और BCR दोनों एक क्रोमोसोम पर, और इस क्रोमोसोम का आप बोलोगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और जब ABL का पार्टनर BCR बन जाता है, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, तो टायरोसिन काइनेज जो ABL कंटिन्यूअसली वर्क करेगा और आपकी सेल को कैंसरस बना देगा, और इस कैंसर का नाम है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन BCR और ABL, व्हाट इज ABL, साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज, जो एक रेगुलेटेड मैनर में एक्सप्रेस होता है और सेल को डिवाइड करता है। लेकिन जब ABL क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22, ABL किसका पार्टनर बन जाता है, BCR का, तो कॉन्स्टिट्यूटिवली मैनर में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और आपकी सेल को जाती है कैंसरस। और कौन सा वाला कैंसर, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। आपने बर्किट लिम्फोमा पढ़ा, बर्किट लिम्फोमा में कौन से वाले जीन को ओवर एक्सप्रेस करवाया, सीमिक को, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में आ गया था, IGH। और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ये लर्न करने पड़ेंगे बच्चों ये सब, क्रोमोसोम नंबर 9 22, क्रोमोसोम नंबर 9 ABL पर था, फ्यूजन के बाद क्रोमोसोम नंबर ये 9 वाला जो जीन किस पर आ गया, 22 पर। इसको आपने कौन सा वाला क्रोमोसोम बोला, फिलाडेल्फिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब मुझे नहीं पता आप इसको एग्जाम तक कैसे लेकर जाओगे, केवल एक मात्र सहारा, रिवीजन, सब भूल जाओगे। नाउ डिलीशन म्यूटेशन, ये देखो आरबी में, आरबी का अगर डिलीशन हो जाए,
आरबी की 2 कॉपीज होती है, अगर एक कॉपी का डिलीशन हो जाए तो बताओ क्या होगा, कैंसर या नहीं? आरबी की अगर एक कॉपी में डिलीशन हो जाए तो नो कैंसर, क्योंकि अभी एक कॉपी तो है, जब दोनों कॉपी का डिलीशन हो जाएगा तब कैंसर। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है? कैंसर मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, पहले कैंसर की इनिशिएशन होता है, फिर प्रमोशन, फिर प्रोग्रेशन। P53 के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे, जब तक आपके सेल में P53 है तो बहुत कम चांसेस है कैंसर के, तो P53 को आप क्या बोलते हो, गार्जियन ऑफ जीनोम। लेकिन जब सेल को कैंसरस बनाना होता है, जब कई फैक्टर जो सेल को कैंसरस बनाते हैं वो किसको टारगेट करते हैं, P53 को। एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस के लिए आपको कौन सा वाला ग्रोथ फैक्टर चाहिए, VEGF, दैट इज सिक्रेटेड बाय कैंसरस सेल। टीलोमरेज, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में TERT दिखता है, TERT का ओवर एक्सप्रेशन कौन सी वाले सेल में दिखेगा, कैंसर सेल में। टीलोमरेज की अगर ज्यादा एक्टिविटी होगी क्रोमोसोम के एंड पार्ट का भी रेप्लिकेशन और सेल आपकी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगी। मेटास्टेसिस का मतलब स्प्रेड होना, तो वो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है। ये देखिए, कैंसर सेल की सरफेस पर कुछ मार्कर पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैंसर सेल पर पाए जाते हैं, जैसे CD44। CD44 किसका मार्कर, किसका सरफेस मार्कर बता रही हूं मैं, कैंसर सेल का। ये क्या करते हैं CD44, इस कैंसर सेल पर CD44 करके जो मार्कर है, आपके सेल के बाहर ECM है, ECM से बाइंडिंग करता है। जब ECM से बाइंडिंग होगी तो आपकी सेल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पाएगी, क्योंकि वो किस से बाइंड करते हुए जाएगी, ECM से। तुम समझ गए, ECM रिसेप्टर है आपकी, जो ECM में ये जो CD44 है वो रिसेप्टर है ECM में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ECM से इंटरेक्शन, तो ये सेल आपकी मूव करती हुई वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगी, और ये कैंसर सेल के सरफेस पर पाया जाता है ये मार्कर CD44। CD133, 133 ये स्टेमनेस और ये भी ट्यूमर को इनिशिएशन देता है। CD24 ये अडेशन करवाता है ECM से और मेटास्टेसिस। ये तीनों सरफेस मार्कर आपको लर्न करने हैं, 44, 133 और CD24 जो आपको कैंसर सेल की सरफेस पर दिखते हैं। राइट, अब हमको पढ़ना है कैंसर स्टेम सेल और P53। राइट, P53 और कैंसर स्टेम सेल। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, क्लास तो चल रहा है। एक डिकॉय रिसेप्टर भी था, देख पूजा, इस पे मेरे व्हाट्सएप पर P53 करके एक फाइल है। बच्चों एक बार ब्रेक ले लो, मैं को क्या तू क्या करेगी पूजा, देखना P53 की जो फाइल है ना उसको ओपन करी, इसको बेटा महीन क्लास फिर से रिस्टार्ट करती हूँ मैं, बच्चों फिर से ज्वाइन करना।